नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे पीजीटी हिंदी का। पीजीटी हिंदी अगर आप अप्लाई किए हुए हैं और अगर आप झारखंड से हैं या अन्य किसी भी राज्य से हैं और अगर आप पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चर्चा कर रहे थे हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास, जो टॉपिक कर रहे थे, जो पहला भाग है। 4 भागों में बांटा गया है हिंदी पीजीटी सिलेबस को हिंदी विषय के लिए। पहला भाग है हिंदी भाषा का इतिहास, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास और तीसरा है गद्य कृतियाँ और पद्य कृतियाँ। इसमें से पहला भाग का जो हम लोग देख रहे थे हिंदी भाषा का इतिहास, उसी से रिलेटेड है। हिंदी भाषा का इतिहास का 5वां टॉपिक तक हो गया था हम लोग का। आज हम लोग देखेंगे छठा टॉपिक यानी छठवां भाग, यूनिट 6। उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इससे बनने वाले जितने प्रश्न हैं सभी को पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, विस्तार पूर्वक पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट लगे, जो मेरी नज़र से महत्वपूर्ण है, उसमें मैं हाइलाइटर लगा दिया हूँ और आप इस आधार पर भी आप अपने नोटबुक या अभ्यास पुस्तिका में इसको नोट कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो चलिए देर न करते हुए, ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए आज का टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। भारत के संविधान में भाषाओं के सवाल को जो महत्व दिया गया है, उसी से हम भाषा के बारे में चिंतन का अनुमान कर सकते हैं। 17 भागों में से एक भाग यानी भाग 17 पूरा भाषा के लिए दिया गया है। कुल 395 अनुच्छेदों में से 11 भाषा के लिए है, जो लगभग 3% बनता है। 9 अनुसूचियों में से एक अष्टम अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची भाषा के सवाल के लिए है। संविधान में भाषाओं के संदर्भ में जो चिंतन दिखाई पड़ता है वह जनतांत्रिक है तथा राष्ट्रीय दृष्टि से संघीय प्रकृति का है। भारत के राष्ट्रीय संदर्भ में 3 शब्द सुनाई पड़ते हैं: राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। प्रायः लोग इन तीनों संदर्भ में अंतर नहीं करते। कई लोग प्रायः हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहते हैं, जबकि यह शब्द भारत के संविधान में कहीं नहीं है। लेकिन यह शब्द अपने आप अस्तित्व में नहीं आया। महात्मा गांधी ने 1917 में ही भारत की राष्ट्रभाषा पर चर्चा में हिंदी को ही इस पद के लिए उपयुक्त माना। राष्ट्रभाषा के लिए पहली आवश्यकता सरकारी कर्मचारियों द्वारा सीखी जाने योग्य सरल भाषा की थी। अतः यह निश्चित है कि उन्होंने राजभाषा के संदर्भ में ही राष्ट्र की कल्पना की थी। लेकिन साथ ही स्वतंत्रता से पूर्व के हिंदी आंदोलन में राष्ट्रभाषा की संकल्पना राष्ट्र की एकीकरण की दृष्टि से देशभक्ति के विकास के साधन के रूप में प्रस्तुत की गई। अब हम हिंदी के सवाल को मात्र केंद्र सरकार के कार्यालयों की राजकाज की भाषा के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता के सूत्र के रूप में भी देखते हैं। संपर्क भाषा और राजभाषा में भी विद्वानों संबंध नहीं जोड़ पाते। कई तो राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा को ही मानते हैं। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है, परंतु यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। अगला है संविधान में भाषा संबंधी विविध धाराएं। संविधान में जितने भी भाषा से संबंधित धाराएं हैं उनको हम लोग विस्तार पूर्वक एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं धारा 210। इसके अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधानसभा
का सभापति किसी सदस्यों को उसकी मातृभाषा के सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। फिर धारा है 343, संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि तक किया जाता रहेगा, परंतु राष्ट्रपति इस अवधि के दौरान किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा। इसी धारा के अंतर्गत कहा गया है कि संसद उक्त 15 वर्षों की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का जो देवनागरी अंकों का प्रयोग के किन्हीं प्रयोजन के लिए उपबंध कर सकेगी। अगला है धारा 344, इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निश्चित की जाने वाली एक प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर क्या निर्बंध हो सकता है। न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली किस भाषा का क्या स्वरूप चलता रहे, किन प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप क्या हो और संघ की राजभाषा अथवा संघ और किसी राज्य के बीच की भाषा अथवा एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा के बारे में क्या सुझाव हो। इसी प्रकार का आयोग संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर गठित हो जाएगा। यह प्रावधान भी किया गया है कि वे आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्र के न्यायसंगत दावों और हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। आयोग की सिफारिशें पर संसद की एक समिति अपनी राय राष्ट्रपति को देगी। इसके पश्चात राष्ट्रपति उस संपूर्ण रिपोर्ट के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश जारी कर सकेगा। अगला है धारा 345 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। फिर धारा 346 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेंगे तो उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अगला है धारा संख्या 347, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इस निमित्त से मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वे निर्दिष्ट करे शासक की मान्यता दी जाए। अगला है धारा संख्या 348, जब तक सांसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्तावों, आदेशों, नियमों, विनिमयों और उपविधियों एवं राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश पर इस खंड की कोई बात लागू नहीं होगी। यह प्रावधान भी किया गया है कि इस खंड की किन्हीं बातों के लिए यदि अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा को
प्राधिकृत किया गया हो तो अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। धारा 349 कहता है कि राजभाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। अगला है धारा 350। प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधाओं सुनिश्चित की जाएगी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करेगा जो उन वर्गों के सभी विषयों से संबंधित रक्षा के उपाय करेगा और अपनी रिपोर्ट समय समय पर राज्यपाल और राष्ट्रपति को देगा, जिस पर संसद विचार करेगी। अगला है धारा 351। इसके अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बना सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी की और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अगला है राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध। ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान शासन का कामकाज अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होता था। इस प्रकार तब अंग्रेजी भारत की राजभाषा थी, किंतु आज़ादी मिलने के बाद देश की शासन व्यवस्था का समस्त कार्य देश की भाषा में ही करना अनुभव किया गया। फलस्वरूप संविधान में राजभाषा संबंधी व्यवस्था करके देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा के रूप में अपनाया गया। संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से 11 अनुच्छेदों का संबंध भाषा से है। संविधान के कुल 22 भागों में से एक पूरा भाग यानी भाग 17 भाषा संबंधी व्यवस्था के लिए दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा संबंधी उपबंध यानी व्यवस्था दिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को इस इकाई के अंत में दिया गया है। हालांकि संविधान में संघ शासन के संदर्भ में केवल राजभाषा हिंदी की बात की गई, किंतु देश की बहुभाषिकता की स्थिति और देश में विद्यमान अन्य भाषाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माता ने हिंदी सहित देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 प्रमुख भाषाओं को स्थान दिया गया है। बाद में 1967 ईस्वी में सिंधी और 1992 ईस्वी में कोंकणी और मणिपुरी तथा नेपाली को शामिल किया गया और 92 संशोधन 2003 के अंतर्गत मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान करने की जो निम्नांकित है। इसमें 22 प्रमुख कौन कौन से भाषाएं 8वीं अनुसूची में, इसे भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है और इसे आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए ताकि आने वाले परीक्षा में इससे जितने भी प्रश्न बन पाए आपसे किसी भी हालत में वह छूट न पाए। तो चलिए वो क्या क्या 22 भाषा है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। पहला है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, हिंदी, संथाली, डोंगरी, बोडो और मैथिली। ये हैं 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश को सांस्कृतिक और भाषिक स्तर पर जोड़ने का महत्वपूर्ण दायित्व संस्कृत भाषा पर था, जिसे उसने लगभग 3000 वर्षों तक निभाया। अब यह दायित्व हिंदी ने अपने ऊपर ले लिया। आज से लगभग 200 वर्ष पहले राजा राम मोहन राय ने बंगाल से यह घोषणा की थी कि हिंदी में ही अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है। तब से आज तक देश के विभिन्न प्रांतों में अबाध गति से हिंदी की प्रांजल धारा प्रवाहित हो रही है।
सन 1947 में स्वतंत्रता के बाद एक समस्या हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी थी। उस समय यह कल्पना थी कि जब अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे तो उनके साथ अंग्रेजी की महत्ता और अनिवार्यता भी चली जाएगी। उस स्थिति में इस देश में शासन के कार्य के लिए उपयुक्त भाषा की आवश्यकता होगी, वह हिंदी ही होगी। संविधान के निर्माता ने एकमत होकर नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को देश की राजभाषा घोषित किया और कल्पना की कि गणतंत्र बनने के 15 वर्षों में हिंदी भाषा समस्त देश के शासन तंत्र के समस्त कार्यों की भाषा होगी। और इसी प्रकार जो उन्होंने राजभाषा कहा, भारत के किसी कोने से किसी दूसरे कोने में जाने वाले व्यक्ति स्वभावतः हिंदी भाषा का प्रयोग करने लगते। जो भी राजनेता देश की समस्त जनता को संबोधित करना चाहते हैं वे हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यही सर्वसाधारण की आम भाषा है। इसी संदर्भ में हम संपर्क भाषा शब्द का उल्लेख करते हैं, क्योंकि यह सर्वसाधारण की आम भाषा है। वास्तव में संपर्क भाषा शब्द का तात्पर्य राष्ट्रभाषा हिंदी की सांस्कृतिक साहित्यिक धरातल पर एकता स्थापित करने के प्रकार्य से है। इसलिए राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक ही बात को स्पष्ट करने के दो पर्याय हैं। आगे जानेंगे हम लोग। संविधान की धारा 351 हिंदी देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनेगी। इसका तात्पर्य यह है कि हिंदी के माध्यम से लोग विविध सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करें। यह बात इसी तरह भाषा पर भी लागू होती है। इस धारा का तात्पर्य यह है कि हिंदी समस्त भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम होगी, यानी हिंदी के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान देने देश के सभी भागों के लोगों को उपलब्ध होगा। इस अर्थ में हिंदी भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों का ऐसा कोषागार बनेगी जिससे देश के लोग एक दूसरे को इस भाषा के माध्यम से समझ सकेंगे। इस अभिव्यक्ति के में स्वभावतः उन भाषाओं के विशिष्ट सांस्कृतिक शब्द हिंदी में आएंगे ही और वे हिंदी को अपना अंग भी बनाएंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे संपर्क भाषा का एक दूसरा रूप भी है, जिसको हम राजभाषा संदर्भ में व्याख्यायित कर सकते हैं। अभी चर्चा की गई थी कि राजभाषा का कार्य केवल कार्यालय की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था और पत्राचार तक सीमित नहीं है। राजभाषा को हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में हमने अभी जिस संपर्क की चर्चा की है वह अनौपचारिक संपर्क है और उस संपर्क का निर्माण और संचालन राष्ट्र करता है। इस प्रकार के संपर्क के लिए किसी औपचारिक संगठन की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राष्ट्र की भाषा की सृष्टि करता है और उसका स्वरूप निश्चित करता है। भारत भाषा का दूसरा रूप क्षेत्र है औपचारिक संपर्क। इस बात की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम देश के शासन के संदर्भ में प्रदेशों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में छोटी अदालतों में हुई कार्यवाही के संदर्भ में अपील उच्च और उच्चतम न्यायालयों में की जाए तो यह कार्यवाही किस भाषा के माध्यम से होगी। यह तो कल्पना नहीं कर सकते कि उच्चतम न्यायालय के सारे वकील अपनी अपनी भाषा में बहस करें और कोई एक दूसरे को समझ न सके। संपर्क की आवश्यकता की यह बात संघ शासन के 3 अंगों पर लागू होती है, अर्थात कार्यांग यानी प्रशासन उनमें से एक क्षेत्र है। विधानांग और न्यायांग में विभिन्न भाषाभाषी मिलकर देश के समस्त कार्यों के लिए एक कानून बनाते हैं और उनका परिपालन करते हैं। ये कानून मात्र फौजी मामलों के न्याय के नियम नहीं है, बल्कि ये देश के सभी क्षेत्रों से संबंधित मामले हैं। कार्यांग में भी हिंदी भाषा का प्रयोग सिर्फ आंतरिक प्रशासन तक सीमित नहीं है। मंत्रालयों के समस्त कार्यों के विस्तार पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि कृषि से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक और सेना से लेकर नाभिकीय विज्ञान तक हर विज्ञान का क्षेत्र मंत्रालयों के कार्यों की परिधि में आ जाती है।
पहले अर्थ में हिंदी अनौपचारिक संपर्क की भाषा है। यह आम जनता की भाषा है और यही भाषा राष्ट्रभाषा है। इस राष्ट्रभाषा में देश की समस्त सांस्कृतिक और साहित्यिक संपदा का समाहार होगा। इसे जनता अपने प्रयत्नों द्वारा निर्मित करेगी। इस कार्य में यथोचित सहयोग और अनुदान सरकार का भी हो सकता है, लेकिन अगर जनता अपने कार्य को गति दे तो राष्ट्रभाषा के विकास में हमारे लिए सरकार का मुखापेक्षी होना आवश्यक नहीं है। संपर्क भाषा का दूसरा तात्पर्य औपचारिक संपर्क से है। संघ शासन के तीनों अंगों के समस्त कार्यकलापों का माध्यम बनने से है। इस भाषा के विकास और कार्यान्वयन का दायित्व तो निश्चित रूप से सरकार पर होगा। औपचारिक संपर्क भाषा के रूप में जब भाषा का विकास होगा तो उसमें न केवल पूरे देश के ज्ञान विज्ञान के साहित्य का प्रतिबिंबन होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ज्ञान विज्ञान के विकास में जो आधुनिकतम चिंतन और शोध कार्य हो रहा है उसे भी हम राजभाषा के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकेंगे। ये थी आज की वीडियो, जो चैप्टर नंबर 6 यानी खंड क में जो हिंदी भाषा का इतिहास है उसका टॉपिक नंबर 6 यानी 6 में जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जाने। इस प्रकार की वीडियो फ्री और निःशुल्क, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं। अगर आप चाहते हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए, तो हम जो क्रमवार तरीके से या नियमबद्ध या क्रमबद्ध के तरीके से जो वीडियो अपलोड करते हैं वह सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी मेहनत को दोगुना करने के लिए है और एक सरकारी जॉब यानी सरकारी नौकरी अपने हाथ करने के लिए है। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो में आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।